क्या हो अगर कोई सोचे कि वो हमेशा तर्क और लॉजिक से ही फैसले लेता है, लेकिन असल में उसका दिमाग ही उसे हर रोज धोखा दे रहा हो और उसे इस बात की भनक तक ना लगे। ये सवाल ही अपने आप में थोड़ा परेशान करने वाला है ना। जी क्योंकि हम सब खुद को एक समझदार तार्किक इंसान समझना पसंद करते हैं। बिल्कुल। ये सोचना कि हमारा अपना दिमाग ही हमारे खिलाफ काम कर सकता है, थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, और आज हम इसी धोखे पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास 7 ट्रैप्स ऑफ द ह्यूमन माइंड नाम का एक लेख है और इसके विचार बहुत सीधे और असरदार हैं। हमारा मकसद उन 7 मानसिक जालों को समझना है जिनमें हम अक्सर अनजाने में फंस जाते हैं। और लक्ष्य सिर्फ समझना नहीं है, बल्कि इन जालों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसे ऐसे सोच सकते हैं कि हम अपने ही दिमाग के लिए एक यूजर मैनुअल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने दिमाग का यूजर मैनुअल? हाँ, एक ऐसी गाइड जो हमें बताए कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, वो हमें कहाँ-कहाँ फंसा सकता है और उसे बेहतर तरीके से कैसे संभाल सकते हैं। ये बहुत दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। तो चलिए इस मैनुअल का पहला चैप्टर खोलते हैं, कन्फर्मेशन बायस। स्रोत में इसे बहुत सरल शब्दों में समझाया गया है। हम सिर्फ वही सुनते हैं जो हम पहले से मानना चाहते हैं। और ये जाल बहुत सूक्ष्म तरीके से काम करता है। ये सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं है। हम वैसे ही जानकारी खोजते हैं, वैसे ही लोगों से दोस्ती करते हैं, वैसे ही न्यूज़ चैनल देखते हैं जो हमारी सोच की पुष्टि करते हैं। बिल्कुल। अगर कोई विचार हमारे पहले से बने हुए नजरिए को चुनौती देता है, तो दिमाग उसे एक खतरे की तरह देखता है। मतलब दिमाग मेहनत नहीं करना चाहता, उसे अपनी बनी बनाई दुनिया में बदलाव पसंद नहीं है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे दिमाग ने अपने चारों ओर एक आरामदायक किला बना लिया है। और वो किसी भी नई जानकारी को अंदर नहीं आने देना चाहता जो उस किले की दीवारों को हिला सके। आपने बिल्कुल सही समझा। इसके पीछे का मनोविज्ञान यही है कि नई जानकारी को प्रोसेस करने में, अपने विश्वास पर सवाल उठाने में दिमाग को बहुत ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। तो ये आदत एक तरह का मेंटल शॉर्टकट है। जो पहले से पता है उसे सही मान लो और आगे बढ़ो। और इसी वजह से लोगों के लिए अपनी राय बदलना इतना मुश्किल होता है। हाँ, चाहे सामने कितने भी सबूत क्यों न रख दिए जाए, वो अपने ही बनाए किले में सुरक्षित महसूस करते हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये हमारे सीखने और बढ़ने की क्षमता को पूरी तरह से रोक देता है। हम एक ही दायरे में, एक इको चेम्बर में घूमते रहते हैं। हाँ, जहाँ हमें सिर्फ अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है, या हमसे सहमत होने वालों की आवाज। और हम एक ऐसे इको चेम्बर में फंस जाते हैं और इसी सुरक्षा की चाहत से एक और जाल पैदा होता है, ये भ्रम कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। ये तो बहुत आम एहसास है। हमें लगता है कि हम सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं, अपना भविष्य, किसी प्रोजेक्ट के नतीजे, यहाँ तक कि दूसरे लोग भी। लेकिन क्या कंट्रोल का थोड़ा बहुत भ्रम जरूरी नहीं है? मतलब अगर हम ये सोचते रहें कि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, तो शायद हम कोशिश करना ही छोड़ देंगे। जुड़ जाते हैं। जब हम ये मानने लगते हैं कि सिर्फ हमारी मेहनत ही काफी है और बाहरी परिस्थितियां कोई मायने नहीं रखती। अच्छा। दिमाग को अनिश्चितता से नफरत है, इसलिए वो ये भ्रम पैदा करता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। ये हमें एक झूठी सुरक्षा का एहसास देता है। और जब नतीजे हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं आते, तो हम खुद को दोष देते हैं, निराश होते हैं और तनाव में आ जाते हैं। बिल्कुल। जबकि सच्चाई ये है कि हमने अपना काम किया, लेकिन मौसम, ट्रैफिक, अर्थव्यवस्था, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं थे। ठीक। यही टकराव, तनाव और चिंता का सबसे बड़ा कारण बनता है। हम उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते रहते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। तो इसका रास्ता क्या है? रास्ता ये समझना है कि हम अपनी कोशिशों को कंट्रोल कर सकते हैं, पर नतीजों को नहीं। ये स्वीकार करना कि बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ी मानसिक शांति देता है। सही है। और जब बाहरी दुनिया हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो हम अक्सर उन छोटी छोटी चीजों की तरफ भागते हैं जिनसे हमें तुरंत खुशी मिलती है, जैसे कि अपना फोन उठाना। और यहीं से हमारे मैनुअल का अगला चैप्टर शुरू होता है, डोपामाइन लूप। हाँ। स्रोत का उदाहरण एकदम सटीक है। एक रील देखी, फिर एक और, फिर सोचा बस 5 मिनट और देखते ही देखते 1 घंटा कहाँ गया पता ही नहीं चला। और इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे अपनी इच्छा शक्ति की कमी या आलस मानकर खुद को कोसते हैं। हाँ, कि मैं लेजी हूँ। लेकिन जैसा कि स्रोत कहता है, तुम लेजी नहीं हो, तुम केमिकली ट्रैप्ड हो। ये कोई नैतिक विफलता नहीं है, ये दिमाग का एक केमिकल जाल है।
डोपामीन। हाँ, डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे फील गुड केमिकल भी कहते हैं। जब भी हम कुछ मज़ेदार करते हैं, जैसे मीठा खाना या सोशल मीडिया पर एक लाइक मिलना, तो हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। हमें अच्छा महसूस होता है। लेकिन दिमाग को इसकी आदत पड़ जाती है ना, वो और ज्यादा डोपामीन चाहता है। बिल्कुल। और सोशल मीडिया ऐप्स तो इसी का फायदा उठाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। शॉर्ट वीडियोस, लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस, इन्फिनिट स्क्रॉल, ये सब इसी डोपामाइन लूप को चालू रखने के लिए बनाए गए हैं। हर नया वीडियो या पोस्ट डोपामाइन का एक छोटा सा हिट देता है और हम अगला हिट पाने के लिए स्क्रॉल करते रहते हैं। दिमाग को लगता है कि अगली रील शायद और भी मजेदार होगी, हाँ, अगला पोस्ट और भी दिलचस्प होगा। ये एक अंतहीन चक्र बन जाता है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। ये आलस नहीं, एक बायोकेमिकल लूप है। ये जानना बहुत जरूरी है। ये हमें खुद को कम जज करने में मदद करता है। लेकिन मजे की बात यह है कि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से अच्छी चीजों से ज्यादा बुरी चीजों पर ध्यान देने के लिए बना है। हाँ। और यही हम चौथे जाल में पहुंचते हैं, नेगेटिविटी बायस। हाँ, नकारात्मकता का पूर्वाग्रह। स्रोत का उदाहरण तो सीधा दिल पर लगता है। 10 लोग आपकी तारीफ करें तो शायद आप ध्यान न दें, लेकिन अगर एक इंसान आपकी आलोचना कर दे तो पूरा दिन खराब हो जाता है। बिल्कुल होता है। वो एक आलोचना बाकी 10 तारीफों पर भारी पड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक बहुत गहरा विकासवादी कारण है। हमारे पूर्वजों के लिए जीवित रहने के लिए खतरों को याद रखना ज्यादा जरूरी था। अच्छा। एक मीठा फल कहाँ मिला ये भूल जाना जानलेवा नहीं था, लेकिन ये भूल जाना कि झाड़ियों में शेर कहाँ छिपा था वो जानलेवा था। इसलिए दिमाग नेगेटिव जानकारी को एक तरह से वेलक्रो की तरह पकड़ता है जो चिपक जाती है, और पॉजिटिव जानकारी टेफ्लॉन की तरह होती है जो फिसल जाती है। तो ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था जो आज के दौर में हमारी मानसिक शांति के लिए एक जाल बन गया है। हम एक छोटी सी आलोचना पर अटक जाते हैं और अपनी 10 सफलताओं को भूल जाते हैं। बहुत ज्यादा। और ये हमारे आत्मविश्वास को बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है। इस बायस के बारे में जागरूक होना ही इससे लड़ने का पहला कदम है। हमें जानबूझकर अच्छी चीजों पर ध्यान देना होता है, उन्हें याद करना होता है, शायद कहीं लिखना होता है, ताकि हम इस दिमागी जाल को संतुलित कर सकें। और जब हम खुद पर इतने सख्त होते हैं तो ये बहुत आसान हो जाता है कि हम बाहर देखें और दूसरों से अपनी तुलना करने लगें, खासकर उस जगह जहां हर कोई खुश दिखता है, सोशल मीडिया। और ये हमें सीधा 5वें जाल पर ले आता है, सामाजिक तुलना। मुझे स्रोत की ये लाइन बहुत पसंद आई। हम अपनी बिहाइंड द सीन्स वाली जिंदगी की तुलना दूसरों की हाईलाइट रील से करते हैं। ये आज की समय की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक समस्याओं में से एक है। दिमाग स्वाभाविक रूप से तुलना करता है ताकि वो समाज में अपनी जगह को समझ सके, लेकिन सोशल मीडिया ने इस मैकेनिज्म को हाइपर ड्राइव पर डाल दिया है। हम किसी की छुट्टियों की तस्वीरों, किसी की नई गाड़ी या किसी की परफेक्ट रिलेशनशिप को देखते हैं और अपनी साधारण रोजमर्रा की जिंदगी से उसकी तुलना करने लगते हैं। और इसमें तो फिल्टर और एडिटिंग का भी बड़ा हाथ है। हाँ बिल्कुल, हम उनकी सफलता देखते हैं लेकिन उसके पीछे की मेहनत और संघर्ष नहीं देखते। हम सिर्फ नतीजा देखते हैं, प्रक्रिया नहीं। यही तो इस जाल की खासियत है। तर्क के स्तर पर हमें पता होता है कि ये एक हाईलाइट रील है, लेकिन भावना के स्तर पर दिमाग उस तुलना को सच मान लेता है। और नतीजा जैसा कि स्रोत कहता है, इसीलिए सोशल मीडिया के बाद लाइफ बेकार लगती है। ये असंतोष, ईर्ष्या और अपर्याप्तता की भावना पैदा करता है। हमें लगने लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ कमी है, हम पीछे रह गए हैं। बिल्कुल। डूबी हुई लागत का भ्रम। सरल शब्दों में, जब हम किसी चीज में बहुत ज्यादा समय, पैसा या भावनाएं लगा देते हैं तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, भले ही हमें पता हो कि वो चीज हमारे लिए सही नहीं है। ये तो मुझे उस वेब सीरीज की याद दिलाता है जिसके 3 सीजन खराब लगने के बाद भी मैंने सिर्फ इसलिए देखे कि अब शुरू कर ही दिया है तो खत्म करना ही है। हाँ, होता है। अपने जीवन के 15 घंटे बर्बाद कर दिए। आपका उदाहरण एकदम सही है। ये एक बहुत शक्तिशाली जाल है क्योंकि हमारा दिमाग नुकसान को स्वीकार नहीं करना चाहता। संक कॉस्ट का मतलब है वो निवेश जो आप पहले ही कर चुके हैं और जिसे वापस नहीं पाया जा सकता। तो हम भविष्य के फायदे के बजाय अतीत में किए गए निवेश को बचाने की और उसे सही ठहराने की कोशिश करते रहते हैं। और ये रिश्तों और करियर में तो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लोग सालों तक एक नाखुश रिश्ते या नौकरी में सिर्फ इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि उन्होंने उसमें बहुत साल लगा दिए होते हैं। बिल्कुल। वे ये भूल जाते हैं कि आगे बढ़ना और भविष्य को बेहतर बनाना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि अतीत के गलत फैसले से चिपके रहा जाए। इस जाल से निकलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। हाँ, ये स्वीकार करने की हिम्मत कि हमारा पिछला निवेश डूब गया है और अब आगे देखने का समय है।
और जो लोग इस जाल में फंसे होते हैं वो अक्सर अपनी गलती मानना नहीं चाहते। सही है। और जब कोई अपनी गलती मानने को तैयार ना हो तो वो सबसे खतरनाक जाल के बहुत करीब पहुंच जाता है। और अब आते हैं 7वें और आखिरी जाल पर, जिसे स्रोत ने सबसे खतरनाक जाल कहा है, ओवर कॉन्फिडेंस बायस। अति आत्मविश्वास। हाँ, जब हमें लगने लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, तभी असल में हम सीखना बंद कर देते हैं। इसे सबसे खतरनाक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बाकी सभी जालों का दरवाजा खोल सकता है। जब कोई अति आत्मविश्वासी होता है तो वो कन्फर्मेशन बायस का शिकार आसानी से हो जाता है। उसे लगता है कि उसका नजरिया ही सही है और वो किसी और की सुनना बंद कर देता है। वो संक कॉस्ट फैलेसी में भी आसानी से फंसता है क्योंकि वो मान ही नहीं सकता कि उसका फैसला गलत था। मतलब ये कि मुझे सब पता है वाला रवैया हमारी ग्रोथ को पूरी तरह से रोक देता है। ये दिमाग पर एक ताला लगाने जैसा है। बिल्कुल, ये हमें नई जानकारी, नए विचारों और अलग-अलग दृष्टिकोणों से दूर कर देता है। एक सीखने वाला दिमाग हमेशा खुला रहता है। वो सवाल पूछता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। हाँ, लेकिन एक ओवर कॉन्फिडेंट दिमाग बंद हो जाता है। उसे लगता है कि वो मंजिल पर पहुंच गया है, जबकि ज्ञान का सफर कभी खत्म नहीं होता। तो ये थे दिमाग के 7 जाल: कन्फर्मेशन बायस, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, डोपामीन लूप, नेगेटिविटी बायस, सोशल कंपैरिजन, संक कॉस्ट फैलेसी और ओवर कॉन्फिडेंस। इन सब पर बात करके एक बात तो साफ है, क्या? स्रोत के अंतिम विचार से ही इस चर्चा को समाप्त करना सही रहेगा। आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर आप इन जालों के बारे में जागरूक नहीं हैं, तो यही दिमाग आपको कंट्रोल करने लगेगा। बहुत गहरी बात है। दिमाग एक टूल है, एक औजार है। अगर हम उसे चलाना नहीं जानते तो हम खुद को ही चोट पहुंचा सकते हैं। सही कहा। लेकिन अगर हम उसके काम करने के तरीके को, उसकी कमजोरियों को और इन जालों को समझ लें तो हम उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जागरूकता ही पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरूर। इस चर्चा के बाद जब भी मन में कोई बहुत मजबूत भावना या विचार आए, तो क्या एक पल रुककर यह सवाल पूछा जा सकता है कि यह विचार सच में मेरा है या मैं दिमाग के किसी जाल में फंस गया हूं?